अफसोस कि हम हिंदुस्तानियों का अच्छा खासा वक्त एक अमेरिकी प्रेसिडेंट को समझने में ज़ाया हो रहा है। अफसोस कि हम आए दिन उनकी तुनक मिजाजी के साए में आ जाते हैं, उनके लहजे को तौलते हैं, उनके ऊल जलूल और तर्कहीन बयानों का मतलब निकालते हैं जो निकलता नहीं है। अफसोस कि अब हमारी पहचान उनकी टीम से भी हो चुकी है। किसका क्या रोल है, कौन क्या कह रहा है, किसका क्या प्लान है। अफसोस कि आज भी हम वही सब करने जा रहे हैं जबकि हम भविष्य के नक्शा नवीस हो सकते थे, फलसफी हो सकते थे, खोजी हो सकते थे, एक अजब गजब दास्तान सुना सकते थे। लेकिन अफसोस हमें फिर लौटना है डोनाल्ड ट्रंप और उनके टीममेट्स की गलत बयानी की तरफ। ट्रंप के टैरिफ मास्टरमाइंड पीटर नवारो ने भारत को लोकतंत्र की सीख देने का प्रयास किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन की जंग असल में मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीदकर इस जंग को फंड कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा, भारतीय बड़े अहंकारी हैं, कहते हैं हम ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते, ये हमारी संप्रभुता का सवाल है, हम जिससे चाहें उससे तेल खरीदेंगे। भारत, तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो, ठीक है, तो एक लोकतंत्र की तरह बर्ताव करो, लोकतंत्रों के साथ खड़े हो जाओ। तो आज के शो में हम ज़रा नवारो साहब का हकीकत से परिचय करवाएंगे, कैसे और क्यों बताते हैं, लेकिन पहले परिचय। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। बात समझने के लिए आपको सबसे पहले फेडरल रिजर्व को समझना होगा। इसे द फेड भी कहते हैं। यह अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, वैसे ही फेड का काम भी मोटा माटी वैसा ही है। पैसों की सप्लाई को कंट्रोल करना, बैंकों की निगरानी करना और जब कोई बैंक कंगाल होने लगे तो उसे इमरजेंसी लोन देकर डूबने से बचाना। अगर अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, मंदी का डर है, तो फेड ब्याज दरों को घटा देता है। इससे कर्ज सस्ता होता है, लोग मकान गाड़ी खरीदने लगते हैं, कंपनियां निवेश करती हैं, रोजगार बढ़ता है। और अगर महंगाई बेलगाम है तो फेड दरों को भी बढ़ा देता है, कर्ज महंगा होता है, खर्च कम होता है, बाजार ठंडा पड़ता है, दाम काबू में आ जाते हैं। अब दिक्कत आती कहां से है ये बताते हैं आपको। अब जानते हैं कि नेताओं को हमेशा अपने वोटर्स को खुश रखना पड़ता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि ब्याज दरें कम रहें, नौकरियां बढ़ें, बाजार चमकें, लेकिन फेड को संतुलन बनाना है। यहां टकराव शुरू होता है जो डोनाल्ड ट्रंप और फेड के बीच चल रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि फेड जो है वो रेट घटाए, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्याज दर कम होती है तो बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाता है, कंपनियां ज़्यादा कर्ज लेती हैं, आम लोग भी घर गाड़ी खरीदने के लिए आसानी से लोन ले पाते हैं क्योंकि ब्याज दर आपको कम देनी है बैंक को। इससे पैसा बाजार में घूमने लगता है और इकॉनमी की रफ्तार थोड़ी तेज़ होती है। अच्छी इकॉनमी दिखेगी तो ट्रंप को फ़ायदा होगा क्योंकि उनकी टैरिफ वाली पॉलिसीज़ से सामान वहाँ पर महंगा हुआ है और ग्रोथ धीमी हुई है। वो चाहे माने या ना माने, हम कल के दुनियादारी में इस पर आपसे बात कर चुके हैं विस्तार से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फेड ने अब तक क्या किया है? ट्रंप तो जो चाह रहे थे वो चाह ही रहे थे, फेड ने किया क्या? फेड ट्रंप की बात तुरंत मानने को तैयार नहीं है। फेड का कहना है कि हम रुकेंगे और देखेंगे, धीरे धीरे कदम उठाएंगे, वेट एंड वॉच। फेड की इसी पॉलिसी की हिमायती थी गवर्नर लीजा कुक, जो ट्रंप की चपेट में आ गई हैं। इस टकराव को समझना है तो फेड का ढांचा समझिए। फेड का अपना एक पूरा नेटवर्क है। पहला, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इसमें 7 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। इनका कार्यकाल 14 बरस का होता है ताकि रोजमर्रा की राजनीति इन पर असर न डाले। दूसरा, फेड के 12 रीजनल रिजर्व बैंक्स जो अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से काम करते हैं। इसके बाद आता है FOMC यानी फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। यहीं बैठकर ब्याज दर तय की जाती है। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बैठते हैं और फेड चेयर इसका एजेंडा तय करते हैं। फिलहाल अमेरिका में फेड चेयर हैं जेरेमी पॉवेल। उनको पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया था, फिर ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उन्हें चेयर पद के लिए नॉमिनेट किया। उनका कार्यकाल मई 2026 में खत्म होगा।
2025 में ट्रंप जब दोबारा राष्ट्रपति बने तो फेडरल रिजर्व की 7 कुर्सियों में से सिर्फ 2 पर उनके लोग बैठे हुए थे, बाकी कुर्सियां बाइडेन और उनके पहले के राष्ट्रपतियों की नियुक्तियों से भरी हुई थी। लेकिन इसी बरस अगस्त में बाइडेन द्वारा नियुक्त की गई एड्रियाना डी कगलर ने इस्तीफा दे दिया। कुर्सी खाली हुई तो ट्रंप ने अपने भरोसेमंद सलाहकार स्टीफन मिरन का नाम भेजने की बात कही। इस नाम को ध्यान से सुनिए। स्टीफन मिरन ट्रंप की पहली सरकार में ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। उस वक्त वे आर्थिक नीतियों पे सलाह देते थे। मिरन ने ट्रंप की री इलेक्शन कैंपेन को चंदा भी दिया था। लेकिन सबसे खास बात यह कि नवंबर 2024 में मिरन ने एक पॉलिसी पेपर लिखा था। उसमें उनका तर्क था कि अगर अमेरिकी डॉलर की कीमत तेजी से गिरे और साथ ही टैरिफ पॉलिसी अपनाई जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का संतुलन बदल सकता है और यह बदलाव आखिरकार अमेरिका के ही हक में जाएगा। दोबारा जब ट्रंप प्रशासन में लौटते हैं तो मिरन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की नीतियों की ज़मीनी असर पे रिसर्च करना शुरू करते हैं। यहाँ भी वे लगातार ट्रंप की लाइन पे चलते रहते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे रिपोर्ट्स तैयार किए जिन पर दूसरे अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए, खासकर टैरिफ के मामले में। वो दोहराते हैं कि टैरिफ से आप अमेरिकियों की जेब पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं त्रिन नुएन, वो लिखती हैं कि अगर आप मिरन का पेपर पढ़ें तो समझ जाएगा कि ट्रंप की टीम भारत को कैसे दिखती है। उन्होंने मिरन पेपर्स के कुछ हिस्से को हाईलाइट किया है। दरअसल मिरन ने अपने पेपर में लिखा है कि अमेरिकी मार्केट तक पहुंच कोई हक नहीं है, ये प्रिविलेज है और इस प्रिविलेज को हर देश को अर्न करना होगा, कमाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और कुछ शर्तें रखी हैं जिनके आधार पर टैरिफ लगाया जा सकता है। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कुछ सवाल देख लीजिए आप कि क्या वो देश अमेरिका से आने वाले सामान पर उतना ही टैरिफ लगाते हैं जितना अमेरिका उनके सामान पे लगाता है। क्या वो देश अमेरिकी कंपनियों को उतनी ही आसानी से मार्केट में घुसने देते हैं जितना अमेरिका उनकी कंपनियों को अपने मार्केट में जगह देता है। क्या वो चीन, रूस या ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है यूएन में या दूसरी जगह पे, या वो अमेरिका पर लगे सैंक्शंस तोड़ने में मदद करता है। ये पूरी लिस्ट बताती है कि मिरन और ट्रंप टीम देशों को देखने का पैमाना क्या बनाते हैं और इसमें भारत भी आता है। यह सवाल और भारत अमेरिका की अनबन मेल खाती है। अब मिरन नॉमिनेटेड हैं, 25 में कार्यकाल खत्म होगा तो गवर्नर वाली बॉडी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, गए तो नियुक्त होंगे तो क्या होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं उनकी रिपोर्ट्स के हिस्से से और उनके क्वेश्चनर से। लेकिन बात यहां नहीं रुकती है। इसी महीने ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो एक और गवर्नर लीजा डी कुक को हटाने जा रहे हैं। इसी फैसले पर अमेरिका में बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि लीजा ने साल 2021 में 2 अलग अलग घरों को अपना प्राइमरी रेजिडेंस बताया और उनके लोन में फायदा उठाने के लिए कागजात में गलत जानकारी दी गई थी। लीजा कुक कहती हैं कि ये आरोप तब के हैं जब वो फेड में थी ही नहीं, किसी अदालत ने कभी केस नहीं चलाया, ना उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिला, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यहां पर एक पेच है। कानून कहता है कि फेड के गवर्नर को केवल तब हटाया जा सकता है जब कोई बड़ा कारण फॉर कॉज हो। लेकिन बड़ा कारण किसे कहते हैं? क्या वो दफ्तर की गलती होनी चाहिए या फिर निजी जिंदगी की भी गिनती होगी? और सबसे अहम कि यह तय कौन करेगा, राष्ट्रपति या अदालत? लीजा कुक ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जा रही हैं। अगर अदालत ने कहा कि ट्रंप का कारण वाजिब है तो कुक को जाना होगा और ट्रंप अपना आदमी बैठा देंगे और यह नई नियुक्ति 2038 तक टिकेगी। इसका मतलब फेड के 7 गवर्नर्स में से 4 उनके आदमी होंगे, ट्रंप के। अब गवर्नर मंडलों में ट्रंप के लोगों की बहुमत हो जाएगी। फिर पावेल का कार्यकाल अगले मई में खत्म हो रहा है और ट्रंप पहले से ही उनके उत्तराधिकारी को नियुक्त करने की तैयारी में बैठे हुए हैं। अगर ये सब वो कर गए तो फेड पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और धीरे धीरे वो रीजनल बैंकों में भी अपने लोग बिठा सकते हैं, दखल तो दे ही सकते हैं। अब ट्रंप जिन लोगों को फेड का गवर्नर बनाना चाहते हैं उनकी नियुक्ति तभी पक्की होगी जब अमेरिकी सीनेट मंजूरी देगी। सीनेट की बैठकें 2 सितंबर से फिर से शुरू हो रही हैं और ठीक उसके 2 हफ्ते बाद यानी 16-17 सितंबर को फेड की अगली बड़ी मीटिंग है जिसमें ब्याज दरों पर फैसला होना है। यानी सब कुछ ट्रंप के हिसाब से चला तो अगले फैसले पर उनका असर जरूर होगा। लेकिन ट्रंप के फेड पर पकड़ का अमेरिका पर क्या असर होगा, यह तो अमेरिका की जनता सोचे जिसने ट्रंप को चुना है। हमें तो यह जानने में दिलचस्पी है कि इसका ट्रंप की पॉलिसी पर, टैरिफ वाली पॉलिसी पे क्या असर पड़ेगा और क्या वो और भी ज्यादा हिंसक होते जाएंगे, नृशंस होते जाएंगे? क्या टैरिफ वाली पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा? जानकारों से समझते हैं। कंट्रोल करने के लिए जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अलग अलग तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। जो सबसे
प्रमुख पैंतरा है जो प्रेसिडेंट गवर्नर पावेल को रिमूव करना, वो बहुत मुश्किल है, बिकॉज उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी। तो उनका जब तक टर्म खत्म नहीं होता है, प्रेसिडेंट अब के मुझे ऐसा लगता है सलाहकार भी यही उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वो मत कीजिए। तो उससे एक कदम नीचे उन्होंने अब क्या किया है कि गवर्नर लीजा कुक को उन्होंने फायर करने की कोशिश की है। उन्होंने एक ऑर्डर साइन कर दिया है, मगर जो उनके लॉयर हैं लीजा जी के, उन्होंने कोर्ट में दलील रखी है कि उनको ऐसे फायर नहीं किया जा सकता, बिकॉज उनको एक प्रोटेक्शन दिया गया है लॉ की तरफ से। तो ये जो है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ये कानूनी और राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। ये एक बहुत पुराना डिबेट है अर्थशास्त्र में कि फेडरल जो सेंट्रल बैंक होता है एक देश का, उसको कितनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। भारत में और चीन में, जैसे चीन में ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं है, भारत में मध्य लेवल की इंडिपेंडेंस है, और हिस्टोरिकली यूएस में जो सेंट्रल बैंक है उसको काफ़ी इंडिपेंडेंस दी गई है टू सेट मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके लिए एक बोर्ड होता है और उस बोर्ड का एक हेड होता है जो फेडरल रिजर्व का जो हेड है इस समय पावेल जी। प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाह रहे हैं कि उनका वो एक नया एक आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं अर्थशास्त्र पॉलिसी का, जो उनके अपने सलाहकारों के साथ, जिसमें कि टैरिफ्स मौजूद हैं जो इंडिया उससे जूझ रहा है, जिसमें अब वो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, बिकॉज उनका ये मानना है कि जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएंगे तब तक लोन लेना आसान नहीं होगा बिजनेसेस के लिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग बूम, जो इंडस्ट्रियल बूम अमेरिका में वापस लाना चाह रहे हैं, जिसका मैंने बताया टैरिफ एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो होना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज जो क्रेडिट का जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहेगा अगर इंटरेस्ट रेट हाई है। जबकि फेडरल रिजर्व बोर्ड है, उनका जो मैंडेट है प्राइस स्टेबिलिटी होता है, कि जब तक उन्हें लगता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएंगे। तो यहाँ एक टकराव हो रहा है, नॉट जस्ट एक पॉलिसी का, बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप और पावेल के बीच में पर्सनालिटी का भी क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में कन्वर्ट होता दिख रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ट्रंप की ये सारी कोशिशें अमेरिका और उसके लोकतंत्र के बारे में क्या कहती हैं, ये सवाल पीटर नवारो से है। क्या ये बर्ताव आधुनिक दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष को शोभा देता है? अगर पीटर को हमारा सवाल तर्कसंगत भी लगे तब भी वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें लीजा कुक की मिसाल तो पता ही है। बहरहाल बड़ी खबर यहीं रोकते हैं, सुर्खियों की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात दो जरूरी मीटिंग्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को SCO समिट के लिए चीन दौरे पर होंगे। 31 तारीख को उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग हो सकती है। दोनों की ये मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले होगी। ट्रेड बढ़ाने और सीमा विवाद का हल निकालने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। ये पिछले 7 साल में पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले वे 2018 में चीन गए थे, जबकि शी जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे। अब SCO समिट की भी थोड़ी बात। शी के अलावा पीएम मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी समिट के लिए चीन में मौजूद रहेंगे। SCO समिट खत्म होने के बाद रूसी राष्ट्रपति चीन की मिलिट्री परेड में भी शामिल होंगे। पुतिन के अलावा इस परेड में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी शिरकत करेंगे। यह परेड 3 सितंबर को बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर पे होगी। इस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए 80 साल पूरे होंगे। नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया KCNA ने किम के चीन दौरे की पुष्टि की है। वे 2019 के बाद पहली बार चीन की यात्रा पे जाएंगे। हमने आपको जो नाम बताए, इनके अलावा परेड में म्यांमार जुंता के चीफ मिन ऑन्ग हाथंग, सर्बिया और स्लोवाकिया के नेता समेत कई लीडर्स भी शामिल होंगे। अगली सुर्खी ब्रिटेन से है। यहाँ एक सांसद के नेतृत्व में की गई एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, इसमें बच्चों का शारीरिक शोषण करने के आरोपी गैंग का एक नाम सामने आया है। ये गैंग UK के 85 इलाकों में ऑपरेट करता है। इंडिपेंडेंट सांसद रूपर्ट लोथ की जांच में खुलासा हुआ है कि पिछले कई दशकों से ब्रिटेन में रेप गैंग सक्रिय है। इनमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं। ये जांच लोव ने तब शुरू की थी जब प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जून में सरकारी स्तर पर एक अलग जांच की घोषणा की थी। इस रिपोर्ट में पाया गया कि इस तरह के कुछ मामले तो 1960 के दशक तक पुराने हैं। जांच टीम ने सैकड़ों पीड़ितों, उनके परिवारों और गुप्त जानकारी देने वालों से बात की। साथ ही कई आवेदन देकर सरकारी ऑफिसों की रिपोर्ट के आधार पर सबूत जुटाए गए। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें बचपन से ही फंसाया गया, नशा देकर बलात्कार किया गया, तस्करी की गई
गई और फिर धमकाकर चुप कराया गया। ज़्यादातर पीड़ित आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर तबके की बच्चियां थीं, जिन्हें अधिकारी अक्सर पीड़ित मानने से ही इनकार कर देते थे। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि काउंसिल और पुलिस बार बार वार्निंग्स को नज़रअंदाज करती रहीं। इस वजह से ये रेप गैंग बरसों तक बेखौफ काम करते रहे। अगली सुर्खी, डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के एक डिप्लोमेट को तलब किया है। विवाद तब शुरू हुआ जब डेनमार्क के राष्ट्रीय प्रसारक DR ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसमें दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क रखने वाले कम से कम 3 अमेरिकी नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त रूप से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी उन मसलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड में दरार डालने के काम कर रहे हों। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि डेनमार्क के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस बिना बुलाए ग्रीनलैंड पहुंच गए थे। इस कदम को ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने ही उकसावे के रूप में देखा था। विरोध के बाद वांस को अपनी यात्रा घटाकर सिर्फ 1 दिन की करनी पड़ी थी। ग्रीनलैंड से भी परिचय करा देते हैं। ये डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। यह आर्कटिक इलाके में है और यहाँ बहुत से कीमती खनिज पाए जाते हैं। इस वजह से ये जगह रणनीतिक रूप से बहुत अहम मानी जाती है। साल 2019 से ही ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताते रहे, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने ही इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया था। इस मुद्दे को हमने दुनियादारी के एक पूर्व के एपिसोड में विस्तार से कवर किया है। अगर आप देखना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।